6 महीने पहले गांव के छोटे से कस्बे से आई मीरा की शादी दिल्ली के एक शहरी परिवार में हुई थी। राहुल एक अच्छी कंपनी में काम करता था और उर्मिला जी बहुत अनुभवी महिला थी जो अकेले ही घर संभालती थी। हमारी बहू बहुत सीधी सादी है, गांव से आई है, बिल्कुल संस्कारी लड़की है, खुशकिस्मत है हम। अरे वाह उर्मिला जी, आप कितनी भाग्यशाली हैं। आजकल तो ऐसी संस्कारी बहुएं मिलना बहुत मुश्किल है। जी आंटी, मैं सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो सब नया है यहाँ। अरे नहीं बेटी, तुम तो बहुत समझदार हो, जल्दी ही सब सीख जाओगी। सभी मेहमान खुशी खुशी चाय नाश्ता लेकर चले गए, मगर उनके जाने के तुरंत बाद उर्मिला जी का रंग ढंग एकदम बदल गया। मीरा, शहर में इस तरह सबके सामने इतना शर्माना ठीक नहीं लगता। यहाँ के लोग इसे कमजोरी समझते हैं। लेकिन माँ जी, अभी तो आपने मेहमानों से कहा था कि मैं सीधी सादी हूँ। वो बाहर वालों के सामने था। शहर में सामने कुछ कहना पड़ता है और घर में कुछ और करना पड़ता है। ये गांव नहीं है मीरा, यहाँ हर किसी पर भरोसा नहीं करते। उसी समय राहुल अपनी कार की आवाज के साथ दफ्तर से लौटा। अरे माँ, मीरा को इतनी जल्दी क्यों समझा रही हो? अभी तो वो यहाँ नई आई है। बेटा, आज के जमाने में समय नहीं है। शहर की दुनिया में सबको जल्दी जल्दी सब कुछ सीखना पड़ता है। कुछ तो अजीब बात है, बाहर वाले जाने के बाद माँ जी की आवाज ही बदल गई। अगले कुछ दिनों में उर्मिला जी हर रोज मीरा को नई नई बातें सिखाती, लेकिन उनका तरीका बेहद सख्त था। मीरा, यहाँ हर पैसे का हिसाब रखना सीखो। सब्जी से लेकर दूध तक की कीमत याद रखो। यहाँ रिश्तेदार भी मौके का फायदा उठाते हैं। माँ जी, ऐसा क्यों कहती हैं? गांव में तो हम सबको एक जैसा मानते हैं। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं चलता बेटी। अपनी कमजोरी किसी को दिखाना मत। हमेशा अपना दिमाग लगाकर फैसला लेना, किसी की बात में मत आना। लेकिन माँ जी, राहुल तो कहते हैं कि सब अच्छे लोग हैं। राहुल अभी बच्चा है, उसे दुनियादारी का नहीं पता। तुम्हें पता होना चाहिए। उसी शाम रसोई का काम खत्म करने के बाद मीरा परेशान होकर अपने कमरे में गई और अपनी माँ को फोन किया। माँ, मुझे आज तक मेरी सास समझ नहीं आई। सबके सामने कुछ और अकेले में कुछ और। कभी तारीफ करती है, कभी डांटती है। पता नहीं वो क्या चाहती है। अरे बेटी सुनीता, हो सकता है कि उनकी कोई अपनी मजबूरी हो। नई जगह है, थोड़ा सब्र रख बेटा। शायद वो तुम्हें शहर के हिसाब से ढालना चाहती हो। लेकिन माँ, उनका तरीका बहुत अजीब है। मुझसे कुछ कहती ही नहीं है सीधे। अगले दिन सुबह ही मोहन चाचा जी घर आए। वो राहुल के पिता के छोटे भाई थे, लेकिन राहुल के पिता के गुजरने के बाद घर में कभी कभार आ ही जाते थे। अरे उर्मिला जी, कैसी हैं? राहुल की तनख्वाह तो अच्छी है सुना है। जरा कुछ पैसे उधार दे सकते हैं क्या? बेटी की शादी में थोड़ी दिक्कत है। अरे, ये तो सीधे पैसे मांग रहे हैं। अरे चाचा जी, आजकल तो महंगाई का जमाना है। घर के खर्चे ही मुश्किल से चल रहे हैं। राहुल की तनख्वाह अच्छी लगती है, लेकिन बचत बहुत कम होती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। चाचा जी के चले जाने के बाद उर्मिला जी ने मीरा को किचन में बुलाया। देखो मीरा, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ रिश्तेदार भी सिर्फ जरूरत के समय याद आते हैं। कभी हालचाल पूछने नहीं आते, सीधे पैसे मांगने आ जाते हैं। माँ जी, आप हमेशा सबके बारे में इतना बुरा क्यों सोचती हैं? हो सकता है कि उनकी सच में दिक्कत हो। मीरा, मैं बुरा नहीं सोचती बेटी, मैं सच बताती हूँ जो मैंने जिंदगी में देखा है। एक दिन तुम भी समझ जाओगी। ये कैसी बात है? हर बात में संदेह करती हैं। अगली सुबह उर्मिला जी ने मीरा से कहा कि वे दोनों बैंक जाएंगी।
मीरा, आज हम बैंक चलेंगे, तुम्हारा अपना खाता भी खुलवाना है। मेरा अलग खाता? लेकिन क्यों माँ जी? बेटी, हर औरत का अपना खाता होना चाहिए, आत्मनिर्भरता जरूरी है। बैंक पहुंचकर उर्मिला जी ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई। इनका खाता खोलना है और एक एफडी भी करवानी है। मैडम जी, आजकल महिलाओं का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। लेकिन माँ जी, राहुल तो सब कुछ संभालते हैं। बेटी, आज राहुल है, कल कुछ हो जाए तो? हर महीने कुछ ना कुछ बचा कर रखना, मैं भी कुछ पैसे इसमें डालूंगी। माँ जी की हर बात में कोई ना कोई गहरा मतलब है, समझ नहीं आता कि वो क्या सोचती हैं। बैंक से घर वापस आते समय रास्ते में प्रिया मिली। अरे उर्मिला जी, आप ठीक तो है ना? कुछ दिनों से थोड़ी कमजोर लग रही हैं। अरे नहीं नहीं प्रिया, बस थोड़ी थकान है, उम्र का असर है और कुछ नहीं। फिर भी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अरे छोटी मोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास भागना ठीक नहीं है। सच में माँ जी कुछ अलग लग रही है, चेहरा भी पीला है, लेकिन मुझसे कभी कुछ कहती नहीं। उसी रात जब सब सो गए थे, उर्मिला जी अपने कमरे में बैठकर एक डायरी में कुछ लिख रही थी। मीरा को जल्दी तैयार करना है, समय बहुत कम बचा है। डॉक्टर ने कहा था कि अब ज्यादा समय नहीं है। एक महीने बाद की सुबह उर्मिला जी हमेशा की तरह रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, मगर अचानक उनका सिर घूमने लगा। अरे मीरा, मीरा! मीरा कपड़े धो रही थी जब उसे माँ जी की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर रसोई में गई। राहुल, राहुल जल्दी आओ, माँ जी बेहोश हो गई है। अरे क्या हुआ? अरे नहीं, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। मैं कर रही हूँ। हेलो हेलो, एम्बुलेंस चाहिए, जल्दी। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई और उर्मिला जी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने तुरंत कुछ टेस्ट किए। मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे ये खबर देनी पड़ रही है। उर्मिला जी को कैंसर की 4थी स्टेज है। डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? कितना समय? ट्यूमर काफी फैल चुका है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का समय है इनके पास। डॉक्टर साहब, माँ जी को कब से पता था इस बारे में? रिपोर्ट्स के अनुसार ये बीमारी कम से कम 6 महीने पुरानी है। लगता है वो जानबूझकर छुपा रही थी। कई बार मरीज परिवार को परेशान नहीं करना चाहते, शायद वो आपको इसके लिए तैयार कर रही थी। कुछ घंटे के बाद जब उर्मिला जी को होश आया तो मीरा और राहुल उसके पास बैठे थे। माँ जी, आपने हमें क्यों नहीं बताया? 6 महीने से आप ये सब अकेली झेल रही थी। बेटी, मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहती थी। मेरे बाद तुम्हें ये घर, राहुल, सब कुछ संभालना है। माँ, आपने इतना बड़ा बोझ अकेले क्यों उठाया? हम साथ में इसका सामना कर सकते थे ना। बेटा, अगर मैं पहले बता देती तो तुम लोग मेरी देखभाल में इतने व्यस्त हो जाते कि मीरा को जरूरी बातें ही नहीं सिखा पाती। मुझे आज तक मेरी सास समझ नहीं आई, लेकिन अब समझ गई हूँ। आपने मुझे मजबूत बनाने के लिए ही तो डांटा था। माफ करिए माँ जी, मैंने आपको गलत समझा। हाँ बेटी, शहर की दुनिया में कमजोर लोग टिक नहीं पाते। मैंने तुम्हें वो सब सिखाया जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा था। इसीलिए आप मीरा को इतनी सख्ती से सिखा रही थी। हाँ बेटा, माँ होना यही तो है, बच्चों को मुश्किल वक्त के लिए तैयार करके जाना। अभी आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ज्यादा दिन नहीं है। डॉक्टर साहब, हम माँ की पूरी देखभाल करेंगे। घर आकर मीरा और राहुल ने उर्मिला जी की भरपूर सेवा की। मीरा दिन रात उनके पास रहती, खाना खिलाती, दवाइयाँ देती। उर्मिला जी भी बहुत खुश थी कि उनकी बहू अब इतनी सक्षम हो गई है। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे पता है बेटी कि तुम अब तैयार हो।
2 हफ्ते की देखभाल के बाद एक शांत सुबह उर्मिला जी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। मीरा और राहुल को बहुत दुख था। माँ जी चली गई राहुल। अब मैं कैसे सब संभालूंगी? मीरा, माँ ने तुम्हें सब सिखा दिया है, तुम कर सकोगी। कुछ दिन बाद जब मीरा उर्मिला जी के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे अलमारी में एक डायरी मिली। उर्मिला जी के अंतिम संस्कार के 1 हफ्ते बाद मीरा कांपते हाथों से उनकी डायरी पढ़ रही थी। मीरा को आज बैंक ले गई। बेचारी समझ नहीं रही थी कि मैं इतनी सख्त क्यों हूँ। डॉक्टर ने कहा 6 महीने से ज्यादा नहीं है। मीरा को जल्दी तैयार करना है। आज मीरा रो रही है, फोन पर अपनी माँ से। दिल टूट रहा है लेकिन मजबूरी है। मीरा सीख रही है चलना, अच्छा लग रहा है। मोहन चाचा आए हैं पैसे मांगने। मीरा ने देखा कि मैंने मना कर दिया। अब वो समझेगी। माँ ने कितना सोचा था हमारे बारे में, हर एक दिन प्लान किया था। देखो राहुल, यहाँ लिखा है मीरा को कंजूसी करना सिखाया क्योंकि पैसे बचाना सीखना जरूरी है। हर महीने उसके खाते में 5,000 रुपए डाल रही हूँ। कुछ दिन बाद जब मीरा घर का सारा काम संभाल रही थी, अंत में मीरा उर्मिला जी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़ती है। माँ जी, अब मैं आपकी हर बात समझ गई हूँ। आपने मुझे जो भी सिखाया वो सब मेरे काम आ रहा है। बैंक का खाता, पैसे बचाना, लोगों को समझना, सब कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको गलत समझा। काजल आज बहुत ज्यादा खुश थी। काजल की माँ आज खुद काजल से मिलने जो आई थी। माँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आई हैं। सच कहूँ तो आज मेरा दिन बन गया। अरे बहू, तू तो खुशी है, लेकिन तेरे से ज्यादा खुशी तो मुझे हो रही है। आखिर समधन जी ने साक्षात दर्शन दिए, वो भी हमारे घर आकर। हाँ हाँ पिताजी, आपको भी खुशी होगी और माँ जी को भी। माँ जी कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे अरे, क्या मनुष्यों का नाम ले रही है? कहीं भी होगी, जाने दे। अरे समधन जी, आइए आइए, आप बैठिए। और बहू तू जाके ना शरबत, चाय पानी सब बना के ले आ। हाँ हाँ पिताजी, मैं अभी माँ के लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। काजल अब किचन में शरबत बनाने जाती है। तब तक उधर बहादुर अपनी समधन का हाथ पकड़कर अपनी समधन से बोलता है। अरे समधन जी, आप तो वाकई इस उम्र में भी अब बहुत सुंदर दिखती हो। और एक मेरी पत्नी है, और जो तैयार हो जाए ना तो ऐसा लगता है कोई भैंस नदी से निकल के आया है। वो तो मैं हूँ ही सुंदर। वैसे आप मेरा हाथ छोड़िएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, तभी तो आपकी तारीफ की है मैंने। अरे धत, समधी जी बड़े वो हैं। है, क्या कहा आपने? क्या हूँ मैं? बताइए ना, दीवाना हूँ, पागल हूँ, या आवारा हूँ, या फिर आपका मजनू हूँ? बहादुर इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ शकुंतला का आना होता है और अपने बुढ़े को समधन का हाथ पकड़े देख वह गुस्से में आ जाती है। अरे शकुंतला, तुम कब आ गई? क्यों आई? मेरा मतलब है तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो, तुम्हारी समधन जी आई है। वो तो मुझे दिख रहा है कि मेरी समधन जी आई हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ चल रहा था जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्यों विमला, तूने भी देखा है ना? अरे हाँ, मैंने भी देखा था। मुझे तो पहले से ही पता था तेरा बुढ़ा ने 1 नंबर का ठरकी है। समधन का हाथ पकड़ कर उसे मना रहा था। अरे उनको तो शर्म भी नहीं आती ये सब करते हुए, इस उम्र में वो भी। अरे बिमलू, अब मेरा मतलब है बिमला जी, ये शर्म का क्या अचार डालूंगा मैं? है, पहले ही आपने मुझे भाई साहब बना रखा है। पूरे मोहल्ले को भाव देती हो, लेकिन मुझे नहीं देती।
और एक मेरी पत्नी है शकुंतला, उसको तो अपने पति से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या चाहती हो आप लोग कि समधन जी को भी बहन बना लूं? अरे मेरी खुशी तो देखी नहीं चाहती। और वैसे भी अब मैं तो समधन जी को समझा रहा था कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आंखों के नीचे डाल सर्कल आ गए थे ना उनके, वही देख के बता रहा था। तुम्हारी बीबी इतने दिनों से बीमार है, लेकिन तुम्हें अपनी बीबी की तो कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन दूसरों की तुम्हें बहुत चिंता रहती है। अरे तुम अपनी समधन से बातचीत करो ना, मुझे ताने देकर घर में कलेश क्यों कर रही हो? ये सब तो बाद में भी होता रहेगा। इतना कहने के बाद बहादुर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बहादुर बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी समधन बहुत दिनों बाद घर जो आई थी। माँ जी आप आ गई, ये लीजिए शरबत। विमला काकी आप भी पी लीजिए, और माँ ये आपके लिए है। अरे काजल बहू, अपने ससुर पर जरा ध्यान दे, वरना तेरी माँ को लेकर भाग जाएगा किसी दिन। हाँ ये तो मेरे सामने की ही बात है, कितनी बार उन्होंने मोहल्ले की औरतों को परेशान किया है। क्यों माँ जी? इस आदमी के चक्कर में ना मैं सच में परेशान हो चुकी हूँ। और समधन जी आप मेरे आदमी से थोड़ा दूर रहिएगा, वो किसी का नहीं है। जब वो मेरा नहीं हुआ तो किसी का क्या ही होगा। शकुंतला तो अपनी समधन से खुश थी, लेकिन अपने बुड्ढे की हरकतों से वह बहुत अच्छे से वाकिफ थी। इसीलिए शकुंतला डरी थी कि कहीं उसका बुड्ढा अपनी समधन को प्यार के जाल में न फांस ले और रास लीला रचाना शुरू कर दे। इसीलिए शकुंतला अपने बुड्ढे पर गहरी नजर रखती है। अब देर रात शकुंतला देखती है कि बहादुर और उसकी समधन बातें कर रहे हैं। अरे मुझे तो यहाँ नींद ही नहीं आ रही, लगता है मुझे कल ही यहाँ से निकलना होगा। मुझे नींद बहुत प्यारी है। अरे समधन जी अब क्यों चिंता कर रही हो? अरे आप ही का घर है, आपको जब तक रहना है आप रहिए, और नहीं भी रहना हो तो भी रहिए। रहने में क्या ही दिक्कत है? आप कहेंगी तो आपके लिए आपके कमरे में एसी लगवा दूंगा। अरे नहीं नहीं समधी जी, इतना तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो मैं तो यहाँ बस 4 दिन की ही मेहमान हूँ। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप तो मेरी अपनी, मेरा मतलब है हमारी अपनी है ना। हाँ तो आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप बस बोलिए आपको क्या चाहिए, 1 मिनट में ला कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे पंखे में नींद तो आ जाती है, लेकिन जगह चेंज होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। आप जाकर सो जाइए। शकुंतला यह सारी बातें सुनने के बाद कमरे में चली जाती है। मुझे तो पहले से ही पता था कि इस आदमी का दिल मेरी समधन पे आया हुआ है। बुढ़ा हो गया है, लेकिन इसकी हरकतें नहीं सुधर रही है बिल्कुल भी। इसका इलाज तो मैं करूंगी, ताकि आज के बाद ये किसी को देखने के लायक ही न बचे। और अगर कभी किसी को देखा भी ना तो राखी बंधवाने की सोचेगा। शकुंतला तो बुड्ढे की हरकतों से परेशान थी। उसे नींद आ रही थी और वह सो जाती है। लेकिन देर रात जब पानी पीने के लिए काजल उठती है तो वो भी अपनी माँ और ससुर को बातें करते हुए सुन लेती है। अरे जब तक आप यहाँ बैठी रहेंगी ना, अब मैं भी बैठा रहूंगा, क्योंकि आपको ऐसे देखकर अब मेरा दिल नहीं लगता है। ऐसा मत कीजिए, सो जाइए। मुझे तो नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं इधर उधर घूम रही हूँ। लेकिन आप मेरे पीछे क्यों हैं? अरे समधन जी, उस भैंसी से, मेरा मतलब है शकुंतला से पहले आप मुझे मिली होती तब तो मैं आपसे ही शादी करता। कितनी सुंदर हो आप। भला इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? इसी बात को सोच सोच के मैं परेशान हो जाता हूँ। आप भी समझी जी, कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। अरे अब मैं भी तो जब से आप आई हो आपके आगे पीछे घूमता रहता हूँ। आपको भी तो समझना चाहिए ना कि मैं आपको देखकर बस आपको देखता रहना चाहता हूँ। समधन जी आप कहें तो पूरी रात जागने को भी मैं तैयार हूँ। काजल ये सब देख और सुन रही होती है, लेकिन उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आता है। अगली सुबह उठते ही सब चाय पी रहे होते हैं। अरे बहू, वो बुढ़ा कहाँ गया? कुछ बताकर गया है या नहीं? मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया वो? उसकी तो नींद भी नहीं खुलती, लेकिन आज वो घर में ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, मुझे भी कहीं नजर नहीं आए हैं। और हो सकता है बाहर टहलने गए हो, उनका पेट भी तो बाहर निकलता जा रहा है ना। हाँ मैंने भी नहीं देखा है, उन्हें न जाने कहाँ गए हैं। सभी बहादुर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ बहादुर का आना होता है और बहादुर अपने हाथों में जलेबी और रबड़ी लेकर आता है।
अरे देखो देखो, अब मैं सुबह सुबह ये लेने गया था। अब मोहल्ले की फेमस जलेबी और रबड़ी, हाँ खाकर ना समधन जी का दिल खुश हो जाएगा। क्या इतनी सुबह सुबह आप जलेबी रबड़ी लेने के लिए बाहर गए थे? और जब मैं सुबह सुबह दूध लाने के लिए बोलती हूँ दुकान से, तब तो आपसे जाया नहीं जाता। तब तो आपके पाँव में दर्द रहता था। अब क्या हो गया? अब आपके पाँव में दर्द नहीं है जो आप समधन के लिए ये सब लेकर आए हैं? एक बात बताइए, आप कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा आपको अपने समधन पर? अरे माँ जी, आपको कुछ बताना तो भूल ही गई। कल रात माँ को नींद नहीं आ रही थी तो ससुर जी ने भी जागकर रात गुजारी थी। हाँ बहू, मुझे भी सब खबर है। समधन जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको कुछ कह नहीं सकती। आप मेरे घर की मेहमान जो हैं, और मेहमान ना भगवान के समान होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी आप। इसलिए समधन जी, मैं आपको समझा रही हूँ कि आप आज शाम अपने घर चले जाइएगा। अगर आप ज्यादा समय तक यहाँ रुकी तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये बुड्ढा आपके प्यार में पागल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे यहाँ से जल्द जाना चाहिए, वरना कल रात में तो न जाने क्या क्या बोलकर मेरा दिमाग खाया है इन्होंने। मैं जानती हूँ अपने बुड्ढे को, उसकी तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ। वो प्यार मोहब्बत के नाम पे ठरकीपना करता रहता है जब देखो तब। अच्छा ठीक है काजल बेटी, मैं शाम तक यहाँ से निकल जाऊंगी, तू अपना ध्यान रखना। अरे अरे समधन जी, अब मेरी पत्नी को तो मजाक करने की आदत है। वो मजाक कर रही है, उसकी बातों को आप सीरियसली मत लीजिएगा। अब मैं तो कहता हूँ ये आप ही का घर है, आप रहिए, आपका जब तक मन करे आप रहिए, और मैं तो बस आपको देखता रहूँ। अब मैं तो ये भी सोच रहा हूँ आपके लिए मंदिर बना देता हूँ, उसमें मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा करूँगा, कितना अच्छा लगेगा। आप मत जाइए ना, आप रह जाइए ना। बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो एक ही दिन में मन भर गया है, मुझे जाना ही होगा। घर पर और लोग भी मेरे बिना परेशान हो रहे होंगे, मैं तो बस अपनी बेटी से मिलने आई थी। इतना कहकर समधन तो शाम को अपनी बेटी के घर से चली जाती है, लेकिन बहादुर बेचारा उदास हो जाता है। उसका प्यार जो अभी रंग लेने वाला था, वो शाम होते होते ही ढल चुका था। लेकिन शकुंतला समझ रही थी कि समधन जी अपनी बेटी से मिलने ही आई थी। हिमानी अपने बॉयफ्रेंड राहुल से बहुत प्यार करती थी, और वहीं राहुल भी हिमानी के लिए जान देने को तैयार रहता। लेकिन जहां हिमानी अपनी लाइफ में सेटल थी, वहीं राहुल एक जॉबलेस लड़का था, जो बेचारा अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर गुजरने की सोचता, पर उसकी ये सोच हमेशा सोच ही रह जाती। एक दिन हिमानी राहुल से प्यार से पूछती है, अच्छा राहुल, हम एक दूसरे को सालों से प्यार करते हैं, इतना मिलते हैं, घूमते हैं, लेकिन हमने कभी भी हमारा वीकेंड एक साथ नहीं बिताया। हाँ तो क्या हुआ, मैं समझा नहीं। अरे बाबा, मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इस वीकेंड नाइट को साथ में रहने का प्लान करें। अरे बाबा, तुम रात को तो रुक जाओगी, लेकिन तुम्हारे घर वाले कुछ बोलेंगे नहीं क्या? कैसी बात करती हो यार। और हम जाएंगे कहाँ, ये सोचा है तुमने? यार प्लीज, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या करना है, कहाँ चलना है, ये काम तो तुम्हारा है ना। मैं जॉब करती हूँ और तुम अभी भी बेरोजगार हो, कम से कम मेरे लिए एक दिन तो प्लान कर ही सकते हो। हाँ मेरी जान, अब लड़ो मत, जो तुम बोलोगी वो खाएंगे, जहाँ तुम बोलोगी वहाँ जाएंगे। अब मैं तुम्हारा वीकेंड विद बॉयफ्रेंड बनवा कर ही रहूँगा, प्रॉमिस। ये सुनकर हिमानी खुशी से राहुल को हक कर लेती है और चली जाती है, जिसके बाद राहुल बेचारा परेशान होकर खुद से बोलता है, यार इसे वादा तो कर दिया, पर मैं तो ठन गोपाल हूँ, इसके वीकेंड के लिए पैसे लाऊंगा कहाँ से? और उसके बाद राहुल भी वहाँ से अपने घर चला जाता है, और घर आने पर उसकी माँ शीतल उससे बोलती है, अरे राहुल, आ गया तू? चल अब जल्दी से पैकिंग कर ले, हमें शनिवार को निकलना है। पैकिंग क्यों माँ, हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? अरे तू भूल गया, तेरी दूर की बहन की शादी है गांव में, तो हम लोग शनिवार को निकल जाएंगे। अब तू भी पैकिंग कर ले ताकि कोई सामान रह न जाए। पर माँ, शादी के लिए शनिवार को निकलोगे तो अभी पैकिंग क्यों करवा रहे हो? क्योंकि मैं जानती हूँ तू एक नंबर का आलसी है, तू कहीं न कहीं कुछ न कुछ भूल ही जाएगा। चलो फालतू बहस मत कर और पैकिंग कर ले। इतना कहकर शीतल अपने कमरे में चली जाती है, और राहुल को एक आइडिया आता है, और वो सोचता है, अरे राहुल, तेरी माँ जा रही है वीकेंड पर बाहर, अगर तू हिमानी को पीछे से घर बुला ले तो तेरा वीकेंड का खर्चा भी बचेगा, और उसका वीकेंड विद बॉयफ्रेंड का अरमान भी पूरा हो जाएगा। क्या बात है, मस्त आइडिया यार। जिसके बाद
राहुल जानबूझकर उदास सा मुंह बनाकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ सॉरी, मैं मेरी बहन की शादी में नहीं जा पाऊंगा। क्यों रे, क्या हुआ ऐसा? तू मना क्यों कर रहा है? माँ वीकेंड पर एक्स्ट्रा क्लासेस हैं और अगर नहीं ली तो पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, और अगर नुकसान हुआ तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, और अगर अच्छी जॉब नहीं मिली तो अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, और अगर पत्नी अच्छी नहीं हुई तो वो तेरी सेवा कैसे करेगी माँ? बस साफ बोल दे कि नहीं जाना। ये राम कथा सुनाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। शीतल इतना कहकर रसोई में चली जाती है और राहुल खुशी से नाचने लगता है। जिसके बाद वो हिमानी को कॉल लगाकर बोलता है, अरे मेरी चाशनी, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर, ऐसा क्या हो गया? जान तुम्हारा मन था ना वीकेंड विद बॉयफ्रेंड का, अब तुम्हारा राहुल तुम्हारा ये सपना पूरा करने वाला है। अब तुम बस वीकेंड का इंतजार करो। जिसके बाद राहुल और हिमानी बस अपने वीकेंड आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये वीकेंड उन दोनों के लिए शामत लेके आने वाला है। जिसके कुछ दिन बाद वीकेंड आ जाता है और शीतल को राहुल गांव की ट्रेन में बैठा आता है और हिमानी को लेकर अपने घर आता है। हिमानी राहुल के घर आते ही उसके गले लग जाती है और बोलती है, और राहुल, फाइनली हम वीकेंड पर एक दूसरे के साथ है, हाउ रोमांटिक। बेबी तुम तो अभी से मुझसे इम्प्रेस हो गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इतना कहकर राहुल हिमानी को बाहों में भरकर किस करने ही वाला होता है कि तभी डोर बेल बजती है और राहुल हिमानी डर जाते हैं। जिसके बाद हिमानी बोलती है, राहुल, तुम तो आंटी को छोड़कर आए थे, फिर ये कौन आ गया? अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता, तू बस जल्दी से छुप जा। इतना कहकर राहुल हिमानी को बेड के नीचे छुपाकर गेट खोलने चला जाता है और सामने डिम्पल खड़ी होती है, जिसे देखकर राहुल चौंक जाता है और बोलता है, अरे डिम्पल, तुम यहाँ कैसे? भैया, हॉस्टल की वीकेंड की छुट्टी थी तो मैंने सोचा घर आकर आप सबको सरप्राइज दे दूं। पागल लड़की, तुझे नहीं भेजा तो मुझे सरप्राइज देने की बजाय तुझे सरप्राइज मिलेगा। जिसके बाद डिम्पल घर के अंदर जाती है और बेड पर बैठ जाती है। राहुल डिम्पल के लिए पानी लाकर देता है और साइड में बेड पर बैठ जाता है कि तभी हिमानी नीचे से राहुल को पिंच करती है और राहुल चिल्लाकर बोलता है, I mean, कैसे आई, ट्रेन से या बस से? भैया, मैं आपकी सगी बहन हूँ, आप क्यों इतना फॉर्मल हो रहे हो? जिसके बाद डिम्पल शीशे में से बेड के नीचे छुपी हुई हिमानी को देख लेती है और मन में बोलती है, अरे इसका मतलब राहुल भैया ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया हुआ है वीकेंड पर, इसलिए तो वो मुझे देखकर डर गए और इतने फॉर्मल होने लगे। मुझे कुछ तो करना होगा जिनसे इनका रिश्ता और मजबूत हो जाए। और उसके बाद डिम्पल हिमानी को सुनाने के लिए जोर से बोलती है, अरे भैया, आपने मुझे बताया था ना कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, क्या नाम था उसका? हिमानी नाम है उसका। क्यों, क्या हुआ? कहीं इसने उसे देख तो नहीं लिया? हाँ, वही आपने कॉल पर बताया था ना कि आप उससे बहुत प्यार करते हो और जब आपकी जॉब लग जाएगी आप उससे शादी भी कर लोगे। हाँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और जॉब लगने के बाद उसके साथ रहना चाहता हूँ। कभी मिलवाओ भैया मुझे भी मेरी होने वाली भाभी से, मैं जरूर मिलना चाहूँगी। आप एक काम करो ना, उनको अगले ही वीकेंड पर बुला लो हमारे घर। इतना कहकर डिम्पल हिमानी को शीशे में उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए देख लेती है। जिसके बाद डिम्पल मन में बोलती है, चलो ये मामला तो सेट हो गया, अब मुझे किसी बहाने बाहर जाना चाहिए ताकि भाई की गर्लफ्रेंड यहाँ से बाहर निकल सके। अब डिम्पल को ये समझ आ जाता है कि उसका काम हो गया है और उसने अपने भाई का रिलेशनशिप सुलझा दिया है। जिसके बाद डिम्पल अपने भाई राहुल से बोलती है, अच्छा भैया, मैं ना जरा पड़ोस की आंटी से मिलकर आई, आप तो जानते ही है ना उनको कि कैसी हैं, अगर मिलकर नहीं गई तो बातें बनाने लगेंगी। अच्छा है, ये मिलने बाहर जाएगी तो मैं इतने में हिमानी को नीचे से निकालकर भगा दूंगा। बेचारी मेरी वजह से आज क्या क्या झेल रही है। इतना कहकर डिम्पल बाहर चली जाती है और राहुल हिमानी को बेड के नीचे से निकालता है। जिसके बाद हिमानी को देखकर राहुल अफसोस करते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो हिमानी, मेरा नसीब ही खराब है। तुम अपना वीकेंड मेरे साथ बिताना चाहती थी और मैंने सब स्पॉइल कर दिया। मैं तुमको एक अच्छा वीकेंड भी नहीं दे पाया। हिमानी राहुल की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और राहुल के गले लगकर उससे प्यार से बोलती है, अरे पागल, ये मेरी लाइफ का बेस्ट वीकेंड था। आज मुझे पता चला कि तुम सच में मुझे कितना चाहते हो और तुम्हारी बहन को भी हमारे बारे में पता है। और रही बात 7 वीकेंड की,
तो हम अगला वीकेंड तुम्हारी बहन के साथ मिलकर बिता लेंगे, लेकिन आज तुम्हारी बहन की बातों से हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ है और मुझे खुशी है कि आज मैं तुमसे मिलने आई। इतना कहकर हिमानी घर से चली जाती है और फाइनली राहुल का रिश्ता बच जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद डिम्पल घर आकर ऐसे नाटक करती है कि जैसे उसने कुछ नहीं देखा, ताकि उसके भाई को शर्मिंदगी ना महसूस हो। और जिसके बाद अगले वीकेंड पर राहुल हिमानी को डिम्पल और अपनी माँ शीतल दोनों से मिलवाता है और इस तरह हिमानी का वीकेंड विद बॉयफ्रेंड का सपना सच हो जाता है। कृतिका अपने घर में अपनी माँ सुनीता और छोटे भाई कपिल के साथ रहा करती थी। कृतिका को बचपन से ही आम खाना बहुत पसंद था। जहाँ बात आम की आती, वो किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करती थी। गर्मियों का मौसम आ चुका था, साथ ही आम का सीजन भी, जिसका इंतजार कृतिका को मानो कब से था, क्योंकि वो इस मौसम में दिल खोलकर आम खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसका भाई बैग के पीछे आम की कुछ पेटियां लेकर आता है, जिसे देखकर कृतिका खुशी से पागल हो जाती है और एक पेटी को नीचे रखकर उसमें से आम निकालकर बोलती है, वे कपिल, मेरे भाई, मेरी जान, तुझे मुझसे इतना प्यार है कि मेरे लिए पूरी की पूरी आम की पेटी ले आया। जियो मेरे लाल। हट यहाँ से, ये आम अपने घर के लिए नहीं है, देवू अंकल ने मंगवाए हैं। अरे तो क्या गुनाह हो जाएगा अगर मैं इस आम की पेटी में से एक आम ले लूंगी तो? और वैसे भी अगर समुंदर में से एक गिलास पानी निकाल लो ना तो समुंदर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी देवू अंकल तो हर साल ही मुझे खुद से आम देते हैं। अरे लड़ने के अलावा तुम दोनों को कुछ आता है या नहीं? जब देखो जंगली कुत्ते बिल्ली की तरह बस लड़ते ही रहते हो। और तू अरे घोड़े जैसी हो गई है और दिमाग में तेरे अभी भी भूसा ही भरा है। जब देवू अंकल तुझे आम देंगे तब खा लियो, ऐसे बिना किसी से पूछे उसकी चीज लेना सरासर गलत है। सुनीता उन दोनों को डांट ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उनका पड़ोसी देवू आ जाता है और अपने हाथों से कुछ आम कृतिका के हाथों में देते हुए बोलता है, अरे ये तो हमारी प्यारी गुड़िया है, इसको क्यों मना करती हो? इतना सब बोलकर देवू उसे वहाँ से भेज देता है और कृतिका के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से कौशल नाम के लड़के के रिश्ते के बारे में सुनीता को बताता है और कहता है, लड़के का नाम कौशल है, लड़का बहुत ही संस्कारी है, घर परिवार भी बहुत ही सज्जन है, अपनी कृतिका के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सुनीता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में कौशल अपनी माँ भावना के साथ कृतिका को देखने के लिए उनके घर आ जाता है, जहां उनकी खातिरदारी में सुनीता काफी कुछ रखती है और कुछ आम के स्लाइसेस भी रख देती है। थोड़ी ही देर के बाद कृतिका सभी के सामने आती है। सभी जब कृतिका को देखते हैं तो उन्हें वो बहुत पसंद आ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कृतिका का पूरा ध्यान तो आम की स्लाइसेस पर ही होता है। शादी की बात करने के बाद भावना कृतिका से कहती है, अरे कृतिका बेटा, तुम भी तो कुछ खाओ, ये आम रखा है, लो ना, हमारे कौशल बेटा को बहुत पसंद है। जैसे ही भावना कृतिका को आम देती है, वो सारे के सारे आम झट से खा जाती है। ये देखकर भावना को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और दोनों फैमिलीज मिलकर उनका रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती हैं। कुछ ही दिनों के बाद बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद कृतिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, पर उसकी आम खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, क्योंकि कौशल को भी आम खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए उनके घर में हर दिन नए नए आम आया करते, जैसे कि लगड़ा आम, दशहरी आम, सिंदूरी आम, कलमी आम इत्यादि। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आम का मौसम खत्म हो जाता है, जिस वजह से अब बहुत ही कम आम मार्केट में मिला करते थे और जो मिलते थे वो काफी ज्यादा महंगे होते थे। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, आप पहले तो रोज आम लेकर आते थे,
अब क्यों नहीं लाते? आप जानते हो मेरा आम खाने का कितना मन कर रहा है। अब आम का सीजन तो खत्म होने को है और आम पहले की तरह मिलते भी नहीं कहीं। झूठ मत बोलिए, अभी भी मिलते हैं आम, बस थोड़े महंगे मिलते हैं और सीजन खत्म होने वाला है, हुआ नहीं है। कृतिका कौशल से नाराज हो जाती है। उसे ऐसे नाराज देखकर उस समय तो कौशल कुछ नहीं करता, लेकिन ऑफिस से शाम को वापस घर आते वक्त वो कृतिका के साथ मूवी देखने का प्लान बनाता है और जल्दी से घर आकर कृतिका को अपने साथ मूवी के लिए बाहर ले जाता है ताकि उसका गुस्सा कुछ कम हो सके। कृतिका को थिएटर के बाहर छोड़कर कौशल उसके लिए पॉपकॉर्न लेने चला जाता है। तभी उसकी नजर एक ठेले पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है कि आप जितना आम लेना चाहे तोलकर खुद ही ले ले और जितने पैसे बनते हो उन्हें गत्ते के नीचे रख दे, क्योंकि मुझे बार बार अपनी माँ के लिए घर जाना पड़ता है। ये देखते ही कृतिका ठेले से कुछ आम पैक कर लेती है। थोड़ी देर के बाद कौशल उसके पास आता है और उसके हाथों में इतने सारे आम देखकर उससे बोलता है, कृतिका ये आम कहाँ से लिए, वो भी इतने सारे? वो सामने देखो, वहाँ कोई भी नहीं था, बोर्ड पे लिखा था जितने चाहे उतने आम ले लो। मैंने ले लिए भर भर के झोली। तो उस पर कुछ लिखा भी है, तो उसके मुताबिक तुमने पैसे रखे आम के? अरे पैसे किस बात के रखने, भला ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी अपनी दुकानदारी किसी भी समय छोड़कर ऐसे चला जाए। जाहिर सी बात है कोई बहुत बड़ा बेवकूफी होगा जो ऐसा कुछ कर रहा है। कृतिका वो किसी के मेहनत के पैसे हैं, ठीक है तुमने आम ले लिए हैं, पर तुम्हें उसके पैसे देने चाहिए थे। और वो क्यों वहाँ पर नहीं था, उसने लिखा है ना बोर्ड पर। कौशल कृतिका को उसकी गलतियों के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो आम वाला आ जाता है और अपना आम का ठेला लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कौशल उसे आवाज लगाते हुए बोलता है, बाबा रुकिए। बेटा आम खत्म हो गए हैं, अब कल ले लेना, कल भी मेरा ठेला यहीं मिलेगा। बाबा मुझे आम नहीं चाहिए, हमने ले लिए हैं, बस आपके आम के पैसे देने थे और आपसे कुछ पूछना भी था। पूछो बेटा। बाबा आप आज के जमाने में इस तरह रोज ऐसे ही आम का ठेला छोड़ देते हैं, पता है ना आजकल के लोगों पर विश्वास करना कितना मुश्किल है। बेटा ये पूरी दुनिया विश्वास पर ही चलती है, तुम्हें मेरी इस लिखे बोर्ड पर भरोसा हुआ तभी तो तुम मेरे पास आए ना और ये पैसे दिए मुझे, और इसी तरह मेरी माँ को भी इंसानों पर। क्या मतलब बाबा? मतलब बेटा मेरे घर में मैं और मेरी बूढ़ी माँ रहती है। कुछ ही दिनों पहले मेरी बीवी का भी देहांत हो गया, तो उनके पास कोई नहीं है जो उनका ख्याल रखे, और मैं उनको छोड़कर आम बेचता हूँ तो उनको घबराहट होती है। वो बोलती है कि मैं उनके पास रहूं, और ये आइडिया उन्हीं का था, और उनका लोगों पर ये विश्वास कि कभी कोई नुकसान नहीं होगा। सच बेटे आज तक कभी कोई मेरे पैसे ऊपर नीचे नहीं हुए। उस आम वाले की बातों को सुनकर कृतिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आम वाले को पूरा सच बताकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आम देखकर बस मेरा लालच बढ़ गया था और बिना सोचे समझे मैं वहाँ से सारे आम उठाकर ले आई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और ये लीजिए आपके पैसे, और अपनी माँ का खूब ख्याल रखना। और ये मेरा नंबर है, अगर कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद करना। कौशल जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती होने के बावजूद भी मैंने आपसे खामखा बहस की और सुबह वाले मिसबिहेवियर के लिए भी आई एम रियली सॉरी। कौशल एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे माफ कर देता है और अपने गले से लगा लेता है। थोड़ी ही देर के बाद दोनों आम लेकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर वो बड़े ही रसीले आमों को स्वाद ले लेकर मजे से खाते हैं और फिर हमेशा के लिए कृतिका के आम खाने का शौक भी कम हो जाता है और वो सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही आम खाने लगती है।